खाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको जैसे हमने कहा था कि जो है बाबर और हुमायूं पढ़ा के मैं उनका वन लाइनर प्रश्न करवाऊंगी। आज हमने जो है इनसे पॉइंटर से बच्चों भी प्रश्न लिए हैं इनके, और राकेश गोस्वामी सर से भी जितने भी प्रश्न जो बन सकते हैं इनसे, गोस्वामी सर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं सब आज हम यहाँ पे करवाएंगे। आप लोग भी देखिएगा, साथ में मैं कुछ आपको याद करने का तरीका भी यहाँ बताऊंगी, ठीक है, जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए हम अपना प्रश्न देखते हैं पहले बच्चों। देखिए मुगल चित्रकला, ठीक है, अब कब है? 1556 से 1857 तक ईस्वी तक के चला था, इसका काल था, ठीक है। देखिए मुगल चित्रकला का आदि स्रोत क्या है, कहाँ पे जन्मी हुई वाली मुगल चित्रकला? तो समरकंद के हिरात में। ये तो आपने राकेश को वहाँ पे रीता प्रताप की बुक से पढ़ा था। तो आज हम पॉइंटर और इसका लेके आए हैं जितना भी। देखिए कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो मुगल काल को। अब पहला किसको कहा जाता है बच्चों? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। और देखिए दूसरा यहाँ कर दिया है कि नहीं। अब यही चाहे दूसरा कहे या मुगल कालीन कहे, या मुगल कालीन कह दिया जाए तो भी जैसे दूसरा स्वर्णकालीन, सॉरी गुप्त पहला भारत वाला होगा, भारत का होगा, पूरा भारत का कह दीजिएगा, गुप्त हो जाएगा स्वर्णकाल। और जैसे इसी में देखिएगा कि जो है मुगल कालीन कौन सा है। तो इस तरह कोई भी प्रश्न कई तरीके से प्रश्न बनाता है जो है कि जैसे कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, जैसे तब जैसे स्वर्ण युग जब आ जाएगा तब आपके शाहजहां हो जाएंगे ना, उन्हीं के काल को है। स्थापत्य कला कहेगा, इसमें देखिए स्थापत्य कला कहेगा तब शाहजहां होगा जाएगा। चित्रकला कहेगा तो आपके जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है, जहांगीर हो जाएंगे। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बनेंगे आपके, देखिए यही चित्रकला से। और फिर देखिए पोथियों की कला के लिए कौन हो जाएंगे बच्चों? पोथियों के लिए जो है तब आपके अकबर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है कई चीजें करवाई हैं। तो ये तीन से चार प्रश्न यही घुमा के बनेंगे इनसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ कहा भी गया द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो मुगल काल को। प्रथम गुप्त काल का होगा, ठीक है। और आप गुप्त काल का जानते हैं जो है। यहीं से एक प्रश्न इस तरह बनेगा, कौन चित्रकला का तो यही जहांगीर हो जाएंगे, होता है ना। तो आप लोग देखे भी होंगे। तो देखिए मंगोल, ये क्या है, कहा जाता है मुगल चित्रकला का द्वितीय स्वर्ण युग। तो देखिए मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे? तो ये मंगोल से आए थे ना। चंगेज का था वो जो है, उनकी माता थी, और कुछ मंगोल जो है वही उनके पिता थे। चंगेज उनके पिता थे, मंगोलियन जो है एशिया से आए थे, ये वाला दिया था ना वहाँ पे जब उनका रीता प्रताप का आपने पढ़ा था। तो देखिए उन अपने जो है दोनों उनका निर्वहन वो किए थे बाबर, जो उनके अपनी माता का भी और अपने पिता का भी वंश का, ठीक है। देखिए मुगल शैली की उत्पत्ति दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई है। कौन सी शैली? ये प्रश्न बनता है हिंदू और ईरानी, अथवा तीनों रहेगा, अथवा भारतीय और पर्शियन, ठीक है, तीन चीजें मिला के बनेंगी। देखिए ईरान के राजाओं को किस सचित पोथियों में अंकित किया? ये भी प्रश्न बनेगा, ये दिया ही है शाहनामा में। शाहनामा ही तो वहां से वो लेके आया था बाबर। ये बनेगा बाबर कौन सी पोथी अपने साथ जो लेके आया था, तो शाहनामा। इसमें जो है ईरान के राजाओं के सचित पोथियों का वर्णन है, अंकित किया गया है राजाओं के सचित, ठीक है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी हैं आपके। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? तो फिरदौसी को कहा जाता है। देखिए हाशिए बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है बच्चों? तो ये देखिए फारसी का। अब यही एक प्रश्न आएगा आपसे कि जो है सादे हाशिए कहाँ पे बनते थे, किसके काल में? सादे हाशिए, ठीक है। तब ये क्या होगा बच्चों? अकबर। और इसको याद कैसे आप लोग करेंगे? देखिए इसी अकबर के ही समय में हाशिए की शुरुआत भी हुई थी, ये अकबर के समय में, ठीक है। तब ये क्या हुआ बच्चों? देखिए इनके इनके में अकबर जो लिखा हुआ है उसमें देखिए सादे हाशिए और अकबर लिख देते हैं। यही अकबर जो लिखा है इसमें कोई भी मात्रा है बच्चों? कोई भी नहीं है। तो क्या इसको याद रखेंगे आप? सादे हाशिए। फिर यहीं आ जाएंगे आपके अलंकृत हाशिए। अलंकृत हाशिए बच्चों, तो अलंकृत हाशिए आ जाएगा। तो हाशिए जब आ जाएगा तब अब जब जहांगीर आप लिख रहे हैं तो देखिए बिंदी लगी है कि नहीं, ये जो चंद्र बिंदी लगी है ये इसको अलंकृत करती है। तो अलंकृत हाशिए किसको कहाँ के हो जाएंगे बच्चों? जहांगीर काल के। फिर देखिए सादे हाशिए इनके, और देखिए यहाँ पे सादिए जैसे सबसे अच्छे बने हुए, तो यहाँ से शुरुआत हुई, वो भी सादे हाशिए बनना चालू हो गए ये अकबर के समय में। तो इनको अलंकृत कर देंगे आप लोग, ठीक है। इसकी जो चंद्र बिंदी लगी है जहाँ गिर पे, इसको अलंकृत कर देंगे।
और सबसे जो है अनिवार्य यहीं पे हाशिए कर दिए, क्योंकि ये जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया, तो यहाँ जब चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया जहांगीर के काल को, तब यहाँ अलंकरण की प्रधानता रहेगी कि नहीं, इसे भी जोड़ के याद रखिए। अलंकरण की प्रधानता है ना, और सबसे सुंदर हाशिए यहाँ पे बने इनकी अलंकृत हाशिए, ठीक है। तब इसके बाद आ जाएंगे बच्चों, देखिए शाहजहां काल में क्या हुआ, चौड़े हाशिए बने, ठीक है, चौड़े, इसी को चौड़े कहिए चौड़ा, ठीक है, चौड़े या चौड़ा कहिए, देखिए दोनों चीजें कह सकते हैं, चौड़ा हाशिया बना। तो देखिए जब ये शाहजहां लिखा हुआ है बच्चों, तो देखिए आ की मात्रा जो लगा हुआ है इस पे सा पे भी, तो ये इसमें भी तो चौड़े पे चौड़ा पे भी तो चौड़ा हाशिया अगर यही लिख दिया जाए तो यही जो है इनके भी तो। और वहाँ जब हमने वहाँ जहांगीर पढ़ाया है तो वहाँ देखिए इनके जो चंद्रबिंदी से इनको अलंकृत कह दिया गया, और अकबर में हमने पढ़ा कि अकबर में कोई भी नहीं यहाँ पे है, कोई भी मात्रा नहीं। और देखिए पगड़ी भी आता है, तीनों की पगड़ी भी आती है, कैसे इनके यहाँ देखिए अटपटी पगड़ी जो है बच्चों, और यही इन लोग थोड़ा सा बताएंगे, प्रश्न बनता है अटपटी पगड़ी जो है बच्चों अकबर की, ठीक है, पगड़ी से पूछेगा कैसी पगड़ी के वहाँ पे थी लोग पहनते थे। देखिए अकबर और अटपटी, ठीक है। फिर देखिए अलंकृत, यहाँ भी अलंकृत हाशिए भी है जहांगीर में, अलंकृत पगड़ी भी इसके में है, दोनों चीज आप लोग याद रखें। और छज्जेदार पगड़ी जो है, छज्जेदार पगड़ी जो बच्चों, ये शाहजहां क्यों है, इस पे देखिए बार बार मात्रा का भी प्रयोग हुआ है, तो एकदम ऊपर से मात्रा लगा दिया अलंकृत यहाँ पे, अटपटी अकबर, ठीक है। एक यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे जैसे हमने बताया, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए जिस तरह से आपको याद होता है उस तरह भी याद कर सकते हैं। बाकी हमने आपसे कहा था कि कुछ अच्छे तरीके से आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है बच्चों। इस शैली का प्रभाव फारसी पर है। तो आगे बढ़ते हैं, जो बताना था वहाँ पे हमने बता दिया, आगे हम बताते रहेंगे कुछ आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से। भारत में सर्वप्रथम स्त्री चित्रण देखने को कहाँ मिलता है, तो मुगल में मिलता है। देखिए जो आप लोग पढ़ भी रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसे तरीके से याद कर लीजिए जो कि बार बार उस पर जैसे न भूले न भटके, तो उसका दिमाग एकदम सेट रहे, कहीं भी प्रश्न आए तो आप तुरंत कर जाएं। देखिए सर्वप्रथम यहाँ जो किया है, तो स्त्री चित्र यहाँ पे, तब देखिए सर्वाधिक अगर कह दिया जाए, सर्वाधिक अगर कह दिया जाए तब आपके पश्चात हो जाएंगे। यही सर्वप्रथम और सर्वाधिक में अंतर कर दिया जाए तो आपके पश्चात हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यही कहीं कहीं प्रश्न में कंफ्यूजन होगा तो आपके जैन भी दे देता है, जैन शैली भी दे देता है, लेकिन देखिए यहीं पे पूरा सर्वप्रथम कह भी दिया गया है, तो देखिए यही मुगल शैली ही होगा बच्चों। देखिए भारत में व्यापक रूप से सभी प्रश्नों में कंफ्यूजन बहुत है बच्चों। देखिए जहाँ प्रश्न में जो है परीक्षा में भी कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपको, भारत में व्यापक रूप से सभी बनना मुगल शैली में प्रारंभ हुए थे ना। देखिए सभी किसको कहते हैं, पोर्ट्रेट को कहते हैं, इसी को सभी कहते हैं, इसी को प्रोटेस्ट, इसी को छवि चित्रण भी कहते हैं, तीन नाम इसके हैं बच्चों। देखिए सबसे ज़्यादा, अब देखिए हमने रूप चित्रण, ये इसी को रूप चित्रण कहते हैं, तो देखिए ये जो है सबसे बच्चों, ये अकबर के ही समय से शुरुआत हुई, इसका शुरुआत अकबर के समय से हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छे जो बने बच्चों ये पोर्ट्रेट जो है आपके जहांगीर के काल में बने, क्योंकि ये बिशन दास जो बच्चों है, इसका बिशन दास जो है सबसे प्रसिद्ध पोर्ट्रेट बनाने में था, तो यही जहांगीर के काल में था, तो यही सबसे अच्छा बनाता था, इसीलिए प्रसिद्ध यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। अभी हमने बता दिया दरबारी चित्र का संबंध, दरबारी चित्र का संबंध कहाँ से है बच्चों, मुगल से। तब आ जाइए बाबर पे। बाबर देखिए बाबर का है काल कैसे का, कितने वर्ष में जो है गद्दी पे बैठा, कितने वर्ष तक रहा, तो देखिए बाबर 1526 से 30 तक रहा, ठीक है। इनका जो है कार्यकाल था राज्य का। देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यही संस्थापक था ना मुगल वंश का, तो बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 14 फरवरी 1483 में इनका ये जन्म है बच्चों, 83, और इनका कार्यकाल है को फरगना घाटी के दिजोन वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो देखिए फिर बाबर की उपाधि क्या है, बाबर की उपाधि जो है इन्होंने कलंदर धारण किया था, कलंदर की उपाधि। ये प्रश्न भी आता है, वो बहुत इमोशी पार्ट था। अब देखिए बाबर की आत्मकथा क्या है, तुजुक एक बाबरी है, तो मैं हिरात के किस रूप में वर्णित किया गया है, इनको हिरात तुजुक के बाबरी में बच्चों हिरात को किस रूप में वर्णित किया गया है, बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में, यहाँ हिरात को बुद्धिजीवियों के भरे शहर के रूप में है। तो देखिए इन्होंने, देखिए जितने भी ये आपके इनके हो गए तुजुक बाबरी बाबर, ठीक है, शाहनामा उनकी फिरदौसी की है ना। तो देखिए इनका जो है बच्चों इनके नाम से है, और आपकी जहांगीर का भी उनके नाम से है,
और हुमायूं उनके हुमायूं नामा गुल बदन बेगम उनकी बहन ने ही कहा था, किया था। उनकी अपनी बहन ने ही उनका जो है वो किया था। उसमें देखिए बुद्धिजीवी में भरे शहर के रूप में है। इनकी अगर आ जाए तो जो बाबरी किसकी है, तो इन्हीं की है, इनके नाम से ही है और तुर्की भाषा में है। अब देखिए बाबर का वही कार्यकाल दिया है यहाँ पे, जो 1526 से 1530 तक। तो देखिए बाबर का क्या हो गया बच्चों, बाबर ने अपनी अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा था क्या था, उनके नाम से तुजू के बाबरी की रचना में भाषा की थी कैसे, अब किस भाषा में की थी, अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। ये चगताई तुर्की इनकी मातृभाषा थी, ठीक है, इसमें की थी, मातृभाषा इनकी थी। अब तुजू के बाबरी बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। इसका फारसी में जब पूछेगा अनुवाद किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, और उन्होंने खुद अपनी पुस्तक बाबरनामा खुद ही लिखी थी, तुजू के बाबरी, और फारसी में अनुवाद इन्होंने कर दिया। अब मुबैयान नामक पद्य शैली ये पूछेगा तो आप कौन है पद्य शैली के आविष्कारक, कौन है, बाबर है। देखिए किसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग नूर अफगान आराम बाग का निर्माण किया, ये वाला प्रश्न बनेगा। नूर अफगान भी याद रखिएगा और आराम बाग भी का, अगर नूर अफगान भी आ जाए तो वही आराम बाग ही का निर्माण कराया था बाबर ने, ठीक है। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान का बाग का निर्माण कहाँ करवाया था बच्चों, तो देखिए आगरा में, अफगान और आगरा, ठीक है। ये आराम भी देखिए, कोई चीज़ें आप लोग रटिए, इस तरह रटेंगे तब भी नहीं याद होगा, अगर भूल जाएंगे तो देखिए आराम बाग आ जाए, अगर आराम बाग यहीं देख लीजिए, आराम बाग और आगरा, और नूर अफगान भी आएगा तब भी आगरा, दोनों अगर आ जाते हैं, ज़्यादा आराम बाग ही आता, नूर अफगान नहीं पूछा जाता, ज़्यादा ये आराम बाग पूछा जाता। कहाँ है, तो आगरा में। और किसने बनवाया था, तो बाबर ने। देखिए फिर क्या हो गया, बाबर ने अपने चित्रों की आलोचना की थी। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी, तो बिहजाद ईरानी चित्रकार के। इसकी आलोचना किस तरह की थी, आप लोगों को, बिहजाद कहाँ का चित्रकार था, यही जो शाह मुजफ्फर और इनका जो है शाह मुजफ्फर जो थे बच्चों, तो ये लोग जब आए थे तो ये लोग दाढ़ी रहित दाढ़ी सहित बनाते थे चेहरे, तो उसकी आलोचना तो यही किया था। तो यह वही चीज यही के बिहजाद का तो किया था, ये दाढ़ी रहित चेहरे नहीं बना पाता है, दाढ़ी सहित चेहरे बनाता है, दाढ़ी अगर जो नहीं रहती है तो नहीं बनाता था। शाह मुजफ्फर जो है दाढ़ी रहित सहित बनाते हैं, इस तरह था ना, ये दाढ़ी सहित बनाता था, तो दाढ़ी बिना रहने पे बनाता था, ये साफ बंद बनाता था, इस तरह था। इन लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस तरह देखिए यही यही आलोचना किया था ना। कुरान तथा हिरात, बिहजाद का चित्रकार कौन था, बिहजाद कहाँ का चित्रकार था, तो कुरान था हिरात का। और वो जो मीर सैयद अली और जो है अब्दुल समद सिराजी ताबरेज के थे। किस भारतीय ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल, इसी को बिहजाद को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है, तो बिहजाद को दी गई है। देखिए बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति जो अंग्रेजों द्वारा अपहृत होकर कहाँ ले गई, ये देखिए पहले वहाँ पोथी खाना में थी, तो जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ आए, आपने रीता प्रताप में पढ़ा हुआ, तब इसको वहाँ से लेके गए कहाँ, एशियासी सोसाइटी लंदन में ले गए। अब यही संग्रहित है, पहले पोथी खाना में वही थी। देखिए जीवनी लेखक, देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखक, ये अपनी जीवनी का लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो बाबर। ये भी प्रश्न बनेगा तो बाबर को कहा जाता है, क्योंकि ये जीवनी लिखा है था अपना ना, खुद खुद लिखा था। और बाकी ये जो है हुमायूं नामा तो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, तो अपनी जो है खुद ही लिखा था, तो इसलिए जीवनी लेखकों का राजकुमार उसे कह दिया गया। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई है, स्थापत्य, देखिए यहीं अब मुगल स्थापत्य की शुरुआत कह दिया गया, यही प्रश्न बनाना। बाकी देखिए शुरुआत इनके समय में हुई है स्थापत्य की, लेकिन सबसे ज्यादा जो है चरम सीमा में तो वही शाहजहां के समय में गया था, लेकिन शुरुआत यहाँ कर दिया गया बाबर के। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य क्या है बच्चों, काबुली मस्जिद पानीपत की। ये पानीपत का युद्ध भी लड़ा हुआ था ना। देखिए जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था बच्चों, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। हुमायूं कब आ गया है, 1530 से 1556 तक। तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए हुमायूं क्या हो गया, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। हुमायूं की माता क्या है, माहन बेगम, ये बाबर की पत्नी का नाम है, तो इनकी माता भी माहन बेगम, बाबर की पत्नी अगर पूछा जाए, और इनकी माता हुमायूं की।
बाबर के चारों पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़ा कौन था? तो ये बाबर के पुत्र थे न 4 और इनके भाई थे इनके भाइयों की संख्या भी हुमायूं के सबसे बड़ा हुमायूं था। हुमायूं की जीवनी क्या है? हुमायूंनामा। इसको किसने लिखा? इनकी बहन जो है बाबर की बेटी जो है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, इसको हुमायूंनामा का। और तो उनको कहा हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो इनकी देखिए यही लिखा गुलबदन बेगम ने, इनकी बहन ने। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? सातों दिन नए नए 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो हुमायूं। आगे हमने बताया भी था 27 फरवरी 1556 को इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? शेर मंडल की पोस्थी खाना से। कब गिरे थे? 1556 के 27 जनवरी को। तो इनके लड़खड़ाता हुआ रहा, लड़खड़ाते ही पूरे जीवन में ये इनके इनके जो है टिप्पणी इनको ने की थी लेन पुल ने। देखिए इसको कैसे आप लोग अब आ जाए अगर, तो ये शब्द किसने कहा है? तो जैसे जब ये गिरा है तो आप इसको पुल से गिरा दीजिए ना, पोथी खाना से मत गिराइए। जब ये शब्द देखिएगा तो ये पुल से, इसको किससे गिराएंगे बच्चों? देखिए पुल से गिराएंगे, तब ये शब्द भी आपके जो है, जैसे ये शब्द अगर कह दिया जाए कि लड़खड़ाता रहा और कहाँ से गिरा? पुल से गिरा, तो आप लेन पुल आराम से याद कर जाएंगे। जैसे ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? इनको कौन सबसे पहले आमंत्रित किया था बच्चों? मीर सैयद अली और इनको अब्दुल समद सिराजी को। तो यही तो तबरेज से यही तो लाया था हुमायूं, तो यही तो दरबार में आमंत्रित करेगा इनको। अब्दुल समद बच्चों जो है पशु चित्रण में, आगे हमने बताया था, समद से जो है सस, सिराजी से पशु का बना दीजिए, और मीर सैयद अली को, मीर को ग्रामीण बना दीजिए। ठीक, मीर को ग्रामीण, ये ग्राम दृष्टि ज़्यादा अच्छे से बनाता था ये मीर सैयद अली, ग्रामीण दृष्टि करता था। तो दोनों का अलग अलग विशेषता वाली थी। देखिए हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो फारस के, ईरान फारस आ जाए तो देखिए, और या फिर वो तो तबरेज से लिया गया था। ये दोनों चीज़ें दे दी गई हैं यहाँ पे। देखिए हुमायूं ने किस कहानी का चित्र प्रारंभ कराया था? तो यही तो प्रारंभ कराया था अमीर हमजा का। और अमीर हमजा में आपने वहाँ देखा था कि अमीर हमजा में इनके पूर्वजों को यहाँ ऊपर, जैसे ऊपर की तरफ दिखाया गया था, और इनको नीचे की तरफ, हुमायूं को नीचे की तरफ बैठे हुए। अब भाई छोटे हैं तो नीचे की तरफ हुमायूं, नीचे की तरफ उनका चित्रण हुआ था हुमायूं का। तो ये लोग बड़े हैं तो ऊपर रहेंगे, ये लोग नीचे की तरफ भी अगर आ जाए तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। देखिए अमीर हमजा के किस पर चित्रण हुआ है बच्चों? तो देखिए सूती कपड़े पर हुआ है इनका चित्रण। किसने कबूतर के पंख को काट कर उसमें चित्रकारी करवाई थी? तो हुमायूं ने। जब यहाँ युद्ध पे गया था, आपने आगे पढ़ा हुआ हरिता प्रताप में, तो दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का षड्, ये दीन पनाह नगर का नाम क्या है बच्चों? विश्व का षड् स्थल इसको कहा जाता है। इसमें विश्व का षड् स्थल नामक एक नगर का निर्माण कराया था। किसने? हुमायूं ने। अब देखिए ये दीन पनाह नगर का कराया है, तो दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया बच्चों? इलाही धर्म को, और इसके पुत्र अकबर ने चलाया था। ए देखिए विश्व का षड् स्थल है, तो ये क्या है? सभी धर्मों को एक समान जो है, कोई धर्म सब बराबर हैं, सबके बराबर इसको कर दिया था यहाँ पे। यहाँ विश्व को सड़क, और एक इसने सुलह कुल भी अपनाया था अकबर ने। सुलह कुल में क्या था बच्चों? तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो ये सुलह कुल की नीति इसलिए अपनाया कि ये जो है सबसे, चाहे जैसे जोधा अकबर से शादी किया था ना अकबर, जोधाबाई से, इसको जोधा अकबर कर दी, जोधाबाई से शादी किया है तो इसी नीति के अंतर्गत ये किया था। क्योंकि ये जो है सुलह कुल की नीति इसलिए रखा था बच्चों कि सबसे सुलह करके रहें और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। ऐसा इसका नीति था कि ताकि जो है जैसे सबसे जो कोई भी धर्म, हिंदू थी आपकी जोधाबाई, तब भी वहाँ से उनसे शादी किया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। ये ऐसे शादी कर रहा था कई लोगों से मिला के, ताकि वो जो उसके साम्राज्य का विस्तार हो। देखिए शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करा था? शेरशाह ने। तो देखिए क्या हो जाएगा? किले कोहना। ठीक है, हुमायूं के आविष्कारों में क्या है? ये हुमायूं के आविष्कारों में क्या है? उसके जो है चहार ताक नामक नाव, चहार ताक नामक नाव, ये पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे इनके आविष्कारों में हुमायूं के? तो चहार ताक नामक नाव है, सॉरी गाँव कह दीजिए। तो ठीक है, देखिए अब हम फिर आपके पॉइंटर पे आते हैं। पॉइंटर में आपको कुछ अलग शब्द दिखेंगे जो आपको यहाँ से भी प्रश्न लग बनाएंगे आपके। देखिए क्या है? ईरानी स्रोत फारसी शैली के पार्शियन शैली भी कहा जाता है। ये देखिए ये शब्द जो है, आगे आपने उसको पढ़ा था, तीनों मिला के था। देखिए ईरानी शैली और फारसी शैली और पार्शियन शैली भी कहा जाता है इसको।
ईरानी शैली को। पर्शियन शैली, देखिए ईरानी शैली का जन्म समरकंद और हिरात में हुआ है। पढ़ते जाएंगे, जो पीछे जो बताने लायक रहेगा वो आप लोग भी देखते जाइए। 15वीं सदी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष हुआ था, प्राप्त हुई थी 15वीं सदी में, ठीक है। जो है उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी। तैमूर का पुत्र कौन था बच्चों? फारूक, एक कवि था। ये पूछा जाता, फारूक एक कवि था जो अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को आश्रय देता था। तो देखिए फारूक के समय ईरानी शैली अपने उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, ठीक है। ईरानी शैली का बता रहा है। तो ईरान में बेहजाद और शाह मुजफ्फर श्रेष्ठ कलाकार जो है, बेहजाद को सर्वश्रेष्ठ, यही तो इसका जन्मदाता माना जाता है। बेहजाद सर्वश्रेष्ठ था। देखिए बेहजाद की फिर यहाँ विशेष, बेहजाद ईरानी शैली का प्रमुख एवं श्रेष्ठ चित्रकार था। बेहजाद मुल्ला हुसैन बेगरा के यहाँ दरबारी था। तो पहले बेगरा के यहाँ था ना, फिर सुल्तान हुसैन बेगरा की मृत्यु के बाद सुल्तान शाह इस्माइल, फिर इस्माइल के पास संरक्षण में कर। बेहजाद को पूर्व का राफेल हिरात शैली का जनक, हिरात शैली का जनक और पूर्व का दो यहाँ प्रश्न बनेंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में लिखा है कि बेहजाद, यही आप इसका देखिए वो बताया है जो आगे हम बता रहे थे। कोई चीजें वहां पे थी कोई चीजें देखिए यहाँ पे हैं। ये कुशल चित्रकार था, परंतु यही आलोचना, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से चित्रित नहीं करता था। ये क्या कह रहा है? जब दाढ़ी रहता था रहित, युवा चेहरे ठीक तरीके से चित्रित नहीं कर पाता था, ठीक है। हिरात ए रहित, और वो क्या कर रहित रहता था तो नहीं कर पाता था, इस तरह तो है ना। तो देखिए इन लोगों में यही रहित और शहीद में कंफ्यूजन। और वो क्या, शाह मुजफ्फर क्या करता था? वो दाढ़ी सहित करता था, शाह मुजफ्फर जो बच्चों। तो ये दाढ़ी रहित नहीं कर पाता था और वो दाढ़ी रहित कर पाता था, यही तो हुआ। अभी इसी में देखिए कंफ्यूजन हो रहा था कि नहीं। इस तरह आप लोग जैसे रहने, जब दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं चित्रित करता था, इसकी यही आलोचना किया था। और फिर शाह मुजफ्फर की भी तो किया था। शाह मुजफ्फर जो है दाढ़ी रहित करता था, ये दाढ़ी नहीं रहने पे करता था। तो देखिए, और यही दोनों चीजें कंफ्यूजन होती हैं। तो ये दाढ़ी रहित नहीं कर, एकदम साफ करता था, और ये शाह मुजफ्फर दाढ़ी रहित करता था, ठीक है। तो अब ईरानी शैली की विशेषताएं हो गई, क्या है? ईरानी शैली की चित्र रेखा, ईरानी शैली को रेखा प्रधान कहा गया। साथ में फिर अजंता से इसकी बराबरी की गई है। इसमें जो है इसमें बारीकी रेखाओं का अधिक प्रयोग किया गया, बारीक रेखाओं का। फिर ये देखिए इनका यहाँ पे है, फिर यही थोड़ा सा इधर था। इस्लाम धर्म की आकृतियों में निषेध होने के कारण, आकृतियां था ना, अब आप वहाँ जब डीप पढ़े हुए हैं रीता प्रताप की, वहाँ पे आकृतियों का निषेध था, ठीक है। वहाँ पे अलंकरण परंपरा की ईरानी शैली में विकसित हुआ। अलंकरण का था, लेकिन जो आकृति होती थी वो नहीं बनाते थे, इन पे निषेध था। ईरानी चित्रों में अभिव्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिक अधिक रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ निषेध था, लेकिन बाद में बनने लगे थे। ईरानी शैली में आकृतियाँ प्रायः पौने पौने दो चश्मे, देखिए शीतल वासल और ईरानी, मैंने बार बार आपको बताया कि दोनों में पौने दो चश्मे चेहरे, ठीक है। और यही आपको बताया राजस्थानी में राजा एक है, राजा एक होता है तो एक, ठीक है। मुगल काल में भी बच्चों, ये अकबर का काल में जो है अकबर काल में लगभग 1.5 चश्म के, बाकी पूरे मुगल में बच्चों देखिए यही थोड़े थोड़े चीज, मुगल में एक चश्म, राजस्थानी में एक चश्म, ठीक है। बाकी पाल जैन, इसमें जैन, और यही जो है इसमें सवा चश्म चेहरे बनाए गए, ठीक है। सवा चश्म, वो तो आप लोग देखिए यहाँ आगे। अब देखिए पौने दो चश्मे शीतल वासल और ईरानी शैली, और एक चश्मे राजस्थानी और जो उसमें बनाए गए मुगल में। देखिए राजा सबसे प्रसिद्ध जो है आपके अगर आ जाए तो वही अकबर था, लेकिन अकबर काल में थोड़े बहुत चित्र 1.5 चश्म के बने हुए हैं अकबर काल में, लेकिन पूरे मुगल का कहेंगे तो एक चश्म वहाँ था। देखिए चित्रों पर चित्रकारों के नाम लिखने की परंपरा शुरू हुई थी ईरानी शैली से, यहाँ पर उनके नाम लिखने की। हाशिए बॉर्डर चित्रकारी ईरानी शैली की देन है। चित्रों में सादे सपाट, अब यही ईरानी शैली के रंग कैसे भरे जाएंगे? सादे सपाट चमकीले रंग भरे जाते थे तथा रेखाएं सूक्ष्म होती थी। मुगल शैली से उत्पत्ति हिंदू ईरानी शैलियों के, हिंदू ईरानी और पर्शियन था ना कि इसके सम्मिश्रण से हुई है। अब देखिए मुगल चित्रकला हाँ हिंदू और ईरानी था, और मुगल चित्रकला किससे? भारतीय और पर्शियन शैली के मिश्रण से हुई है। मुगल की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? हिंदू और ईरानी शैली से। और मुगल चित्रकला किससे है? भारतीय पर्शियन शैलियों के सम्मिश्रण से है। ये देखिए अलग हो गया। फिर देखिए यहीं हम कुछ चीजें आपको यहाँ अलग मिली, इसीलिए हमने पॉइंटर भी आपको लिया है, और साथ में वो वाले राकेश गोस्वामी सर का भी। तो देखिए इनका जो है सारा इसमें डिटेल दिया। बाबर का कब जो है इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई है, कब इनका शासन काल रहा, कब जो है ये सब मकबरा कहाँ इनका है। फिर देखिए विशेष में क्या है? मुगल वंश का संस्थापक,
ठीक है। अब इनका 14 जनवरी जो जन्म हुआ है 1483 फरगना में, ठीक है बच्चों। फिर मृत्यु हुई है 1530 में। यहाँ पे इनका पूरा पॉइंट दिया हुआ, इसलिए हमने पॉइंटर से लिया हुआ है कि आप लोग पूरा एक जगह देख लें। जिनके पास बुक होगी तो ठीक है, जिनके पास अगर बुक बच्चों नहीं है तो वो लोग यहाँ से देख कर अपना तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया बच्चों। फिर 1526 से 1530 तक कहाँ इनका जो है कार्यकाल है, ठीक है। फिर पहले आगरा, फिर जो है मकबरा है इनका, फिर वर्तमान में काबुल। देखिए इनको 2 जगह दफनाया गया, पहले आगरा में, फिर वहाँ से काबुल लाया गया था। इनकी इच्छा थी शायद, तभी ऐसा कहा गया, इसलिए दोनों जगह, पहले आगरा, वर्तमान में काबुल। फिर देखिए हुमायूं आपके आ गए 1508, ठीक है। अब इनका मृत्यु जो है 1556, और फिर इनका कार्यकाल 1536 से 40 तक। देखिए फिर जो है 1540, फिर 1555, भी 1556, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे शासनकाल में। तो दोनों चीज़ें शायद यहाँ पे 2 तरीके से देती हूँ, तभी तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा। देखिए 26 से 40 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यही 36 से 56 इनका माना जाता है। जो इस तरह देखिएगा 2 जगह कर दिया है, जैसे कि ये वाला भी देता होगा, ये वाला भी देता हो, तभी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। देखिए क्या हुआ दिल्ली, देखिए दिल्ली में इनका मकबरा है, हाजी बेगम निर्माण कराए थे इनके मकबरे का। अब ये इनके जो है विशेष में कुछ नहीं है। अकबर आपके आ गए, इनका जन्म कब हुआ है 1542 में अमरकोट में, 1542 में, और 1605 में, 1542 और 1605 में इनकी मृत्यु, अमरकोट में जन्म और 1605 में इनके। फिर इनका कार्यकाल कितना है 1556 से 1605 से सिकंदराबाद। इनका मकबरा कहाँ बच्चों पूछा जाएगा तो अकबर का सिकंदराबाद अकबर में। देखिए मुगल शैली का संस्थापक ये है। अब देखिए मुगल शैली के संस्थापक अगर ये नहीं रहता तो आपके मीर सैयद अली को भी कहा जाता है, मीर सैयद अली को भी मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है, लेकिन पहले इसी को दिया गया है। देखिए जहांगीर है, जो जहांगीर का 1569 और इनका जो है जन्म है, और 1627 मृत्यु है ईस्वी में, 1569 और जो है इनका 1627। फिर इनका कार्यकाल 1605 से 1627 तक। फिर इनका मकबरा कहाँ, सरदरा लाहौर में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का यही देखिए सब मेंशन कर भी दिया हुआ है, ये विशेष है एकदम। देखिए शाहजहां का कहा हुआ है 1592 में और 1666, 1592 ईस्वी से 1667, 1627 से 1658 क्या है इनका राज्यकाल है। इनका राज्य है जो है 1627 से 1658, और जन्म कब हुआ है 92 में, 1592 से 1666, ठीक है। अब ताजमहल आगरा, इनका कार्य जो है, यही तो ताजमहल बनवाए थे, तो इनका जो है ये यहाँ इनका शाहजहां का मकबरा, ताजमहल इनके जो बनवाए थे, इनका जो है जो ये कार्य किए थे। अब मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग है। औरंगजेब देखिए 1618 से 1707, इनकी जो है कार्यकाल कितना है 1658 से 1707। औरंगाबाद महाराष्ट्र इनका है औरंगजेब का। मुगल कला का पतन, अब देखिए पतन इन्हीं के काल से शुरू हुआ, इन्हीं के जो है काल से शुरू हुआ, शाहजहां के काल से। देखिए पतन की शुरुआत इनके कार्यकाल से हो गई, शाहजहां के काल से, लेकिन पूरा पतन इनके काल में, शुरुआत यहीं से हुई है। क्यों हुई है देखिए ये स्थापत्य कला में जो है ध्यान दिया। अब ये चित्रकला का है, तो चित्रकला में ये मूर्तियाँ जो है स्थापत्य बनाने लगा ना, तो यहीं से शुरुआत हुई, बाकी ये तो रोका लगा दिया था औरंगजेब आपके, तो यहीं एकदम पतन हो गया। बाबर की मृत्यु कब हुई बच्चों, ये बाबर का भी वहाँ हम पढ़ेंगे। बाबर का देखिए यहाँ आ गया, बाबर का आपने पढ़ा ही था, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करवा देंगे। देखिए बाबर का शासन काल कब है 1526 से 1530 तक, ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ 14 फरवरी 1483 फरगना। माता कुतुलुग निगार थी। देखिए माता इनकी थी, इनकी माता, इनकी पति माह बेगम थी। इनकी माता जो है चंगेज खान की वंशज थी, ठीक है, चंगेज खान की वंशज थी। और जो है इनके पिता जो है उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के वंशज थे। यही कहीं कहीं मंगोल भी दिया था आपको आगे ना, आपने देखा ही था। तो चंगेज ये था, फिर जो तैमूर का ये थे। देखिए बाबर का पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। बाबर का मात्र 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था।
बाबर को कलंदर की उपाधि। 1526 से पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत मुगल वंश की स्थापना की थी। यही जो इब्राहिम लोदी को जब हराया था यहाँ पानीपत की युग में 1526 में, तो देखिए चार युद्ध इसका मुख्य है। खानवा और जो है चंदेली, घाघरा और पानीपत। पानीपत, खानवा, ये भी पूछा, घाघरा का युद्ध और चंदेली का युद्ध। देखिए चंदेल का युद्ध लड़ा था। तो जैसे देखिए इसका एक ट्रिक है, पान खा के घर चल। ठीक है, अगर जो बच्चे हिस्ट्री से थे, पान खा के घर चल, पान खाकर घर चल, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, घर चल, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। तो पहले एक किया था, फिर खानवा का, फिर घाघरा का, फिर चंदेरी का। तो ये चारों इनके युद्ध आपको याद हो जाएंगे लगातार। तो जैसे इस तरह से पान खा के घर चल, तो देखिए ये हो गया। अब बाबर की मृत्यु यहाँ दिया। बाबर की मृत्यु कब हुई है? 1526 में आगरा में आराम बाग में दफना दिया गया है। आपने पहले वहाँ था तो फिर काबुल में था, तो फिर आगरा में लाया गया था ना दफना। तत्पश्चात उसे नहीं, पहले आगरा में आया था, सॉरी, तब काबुल में दफनाया गया बच्चों। देखिए तत्पश्चात यहाँ दिया गया है, तो पहले आगरा आया था, फिर काबुल में दफनाया गया। दो जगह इनकी जो फिर एक हो गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक भाषा में, इसी ग्रंथ में बाबर ने बेहजाद के शाह मुजफ्फर का इसी में आलोचना की, इसी में दोनों का जो है बातें कही है बाबरनामा में, जो उनके जो है बाबर का। देखिए यही है, बार तुर्की भाषा में लिखित बाबर का तुझे बाबरी बड़े महत्व की पुस्तक है। बाबरनामा बड़े महत्व। बाबर बगीचे में दावत करते हुए कब है? तो 1597 में। बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र है ये। ये वाला सबसे उत्कृष्ट चित्र है बाबरनामा बगीचे में दावत का, 1597 में। देखिए प्रथम शासक था जिसने अपनी पहली आत्मकथा लिखी, जिसे आत्मकथाओं का राजकुमार वाक्य आपने देखा। बाबर का आते समय अपने शाहनामा इतिहास में एक सचित्र प्रति लाया था। यह जो है वर्तमान में सियासी सोसाइटी में है। बाबर ने मुबयानी पद्धति के निर्माण के बाबर से संबंधित जहाँ थोड़े से प्रश्न अलग रहेंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ बाबर बगीचे में दावत करते हुए बाबरनामा, मैंने कहा था बार बार दावत करेगा, बार बार जो है दावत खाएगा। तो बाबरनामे में बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर ग्वालियर दुर्ग के निरीक्षण करते हुए वाला है। बाबर, ये सब सारी इनकी है पुस्तकों में ये है। बाबर नाव द्वारा सोन नदी पार करते हुए, अकबर के समय का है ये वाला। बाबर नाव द्वारा सोन नदी पार करते हुए, जगन्नाथ ने इसका चित्रण किया है ये वाले का। अकबर के समय का है और चित्रकार कौन है बच्चों? जगन्नाथ। देखिए बाबर का चित्र है जो अकबर के काल में भूरा नामक चित्रकार, देखिए भूरा नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था। बाबर नामा का चित्र अकबर के काल में, इसका नाम भी बड़ा अजीब यहाँ पे दिया हुआ है, कौन चित्रकार है देख लीजिएगा बच्चों, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या भूरा है। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। सॉरी, जो चीज़ें नहीं आती वो हम आपको गलत नहीं, इनका नाम ही है तो हमने सुना ही नहीं बच्चों, भूरा वाला। तो देखिए बाबर कालीन स्थापत्य क्या है? पानीपत की काबली बाग की मस्जिद, समरकंद की मस्जिद है जो स्थापत्य जो है इनके। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, बाबर के मंत्री जहाँ पे ये आजकल बनी हुई है, मंत्री जो है मीर बाकी ने करवाया था इसका, जो अयोध्या नगर की स्थापना हुई। कटे सिर वाली मीनार आ जाएगी आपके, तब कहाँ होगा बच्चों? फतेहपुर। देखिए अगर ये आपको नहीं याद हो रहा कटे सिर वाली मीनार, तो देखिए यहाँ से काबली, पानीपत की काबली मस्जिद है ना, तो पानीपत का युद्ध तो इनका ये लड़े ही थे। तो देखिए इनका स्थापत्य आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन ये फतेहपुर कटे सिर वाली मीनार न याद हो, तो जैसे सिर को काटे थे तब कट गया सिर, तो जो है विजयी हुए तो फतेह ही करेंगे ना। तो ये बाबर जो है फतेहपुर सीकरी में है कटे सिरों वाली मीनार। तब आप क्या जाएंगे बच्चों? कौन? हुमायूं का थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि देखिए अलग अलग प्रश्न बने हुए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। देखिए 4 बाग यहाँ उद्यान, वही आराम बाग का बताया हमने, बताया आराम बाग आगरा, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं उसको। अभी इसका कार्यकाल देखिए 1530 से यहाँ 40, फिर दोनों कार्यकाल यहाँ दिया, 1555 से 56। जन्म कब हुआ? 1508। हुमायूं का देखिए 1536 से मिटा गया है, 1556 30 है या, हाँ आगे आप लोग देख लीजिए इस क्या लिखा। हाँ 1530 से 40, दो चीज़ें यहाँ पे इनकी दी हुई है। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कुछ चीज़ें अलग आपको मिलेंगी हर जगह।
तो अगर वो चीज़ें आप लोग देखेंगे तब दोनों चीज़ें आप हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है? भाग्यवान। देखिए यहाँ शब्द अर्थ मिला कि नहीं। इसका अर्थ भाग्यवान। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र, अन्य 3 छोटे कामरान अस्करी हिंदाल थे। पत्नी हमीदा बानो बेगम, इनकी पत्नी हमीदा बानो हाजी बेगम थी हुमायूं की। बहन गुलबदन बेगम। बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 है, यह थोड़ा वो धुंधला है। 1500 से हुमायूं गद्दी पर बैठा और 1533 हुमायूं दिल्ली में दीन 33 में, ठीक है, दीन पनाह का किया था। 33 में 1500 की स्थापना की। हुमायूं की 1556 में दीन पनाह नगर में स्थित पुस्तकालय वहीं से, जहाँ से 33 में स्थापना की तो 56 में वहाँ से गिर के, और उसकी लेन पुल ने ही आलोचना की थी ना, हमेशा लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते ही सीढ़ियों से गिर गया। हुमायूं की आत्मकथा क्या? हुमायूंनामा, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में किया था। हुमायूं अपने साथ 1555 में इनको अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को भारत लाए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है बच्चों। ये पूछा जाए इसका मकबरा कहाँ स्थित है तो दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण काल किसका वास्तुकार था? इसके वास्तुकार मिर्जा घियाथ थे, ठीक है। इनके वास्तुकार जो इनके मकबरे के थे। हुमायूं का मकबरा मुगल कला की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मुगल वास्तुकला की सबसे बड़ी इमारत हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा अष्टभुजाकार और दोहरी गुंबद इसमें है, पूछा जाता है। विशिष्ट उदाहरण है। हुमायूं ने कबूतरे के पंख को काट कर उसका, हुमायूं अपने प्रवास के दौरान अपने साथ पुस्तकें रखता था। अभी आपके अकबर, यही हमारा वीडियो समाप्त। बाद में जो है अकबर दूसरे क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले वहाँ रीता प्रताप से का विस्तृत देखिए। अकबर बहुत लंबा है बच्चों। आपको अकबर हम जब पढ़ाएंगे तो कम से कम 3 दिन वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि देखिए अकबर का क्या है, इनके जो है इनको 3 भागों में इनकी जो है सारी पुस्तकों को बांटा गया, क्योंकि यही पोथी के सारे चित्रण करता है। इन्हीं के स्वर्णकाल पोथियों का कहा जाता है। देखिए इन्होंने अब भारतीय शैली में बांटा, भारतीय शैली में 3 भागों में बांटा गया है इनकी फिर देखिए ऐतिहासिक से संबंधित इनके हैं सारे ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में बांटे गए हैं। फिर अब भारतीय ग्रंथ हैं, फिर ये आपके भारतीय भी हो गए। तो 3 भागों में जो भारतीय ग्रंथ बांटे गए हैं, 3 भागों रीता प्रताप में पढ़ाएंगे। तो ये लंबी व्याख्या के साथ ही इसके सारे प्रश्न हैं। जब वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपके कहीं से भी प्रश्न नहीं, तो इसको हम 2-3 दिन में अकबर को भी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। कहीं भी कोई अगर हमसे, सॉरी ये क्या हो गया, कहीं भी अगर बताने में कोई भी मिस्टेक हुई हो गलती से बच्चों, तो आप लोग जो है आपको यहाँ पुस्तक में हमने जो पढ़ाया हुआ है आप लोग अपना कमेंट दे सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि कभी जो है ऐसा हो जाता है कहीं बताने में, तो इसके लिए सॉरी बच्चों आप लोग को हमारी तरफ से। लेकिन बाकी हमने जो है आपको याद करवाने का सबसे बेस्ट माध्यम बताया आपको, जैसे वो बताया कलंकित तो जैसे उस तरीके से आप लोग याद कर गए। तो देखिए कभी आपको वहाँ कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं हो। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ जो है बच्चों हमेशा शेयर करते रहिए, और हमारे सब्सक्राइब की संख्या आप लोग से ही बढ़ेगी। आप लोग से हमारी उम्मीदें हैं। धन्यवाद आप सभी का।